हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कवर करूंगा मैं फाइनल से के एएफएम सब्जेक्ट के एमटीपी 2 नवंबर 24 के लिए जो एमटीपी 2 है उसको उसके एमसीक्यूज कवर करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो 1। ये बेसिकली हमारा एक रीपो मतलब रीपर्चेज ऑप्शन से कनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट है उससे कनेक्टेड सम है। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक ए इज इन नीड ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। ओके, शॉर्ट में पहले बताता हूँ, पहले देख लेते हैं कि रीपो क्या होता है, उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। रिपो में क्या होता है बेसिकली, सपोज अगर एक बैंक ए है जिसे पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे बैंक को कनेक्ट करेगा, किसी किसी दूसरे बैंक से कम्युनिकेट करेगा और फिर उससे ये लोन लेगा। तो इस बैंक ने इसे क्या दिया, इसे पैसे दिए, इसे लोन दिए, फाइन। और ए क्या करेगा, वो इसे सिक्योरिटी में वो इसे सिक्योरिटी में अपना कोलेटरल में अपना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा। ओके, इसको हम कोलेटरल बोल सकते हैं। कोलेटरल इन शॉर्ट कुछ कोई एसेट, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसा कोलेटरल देगा। फाइन, ये हो गया हमारा लोन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद एंड में ए क्या करेगा, ए अपना लोन को रीपे करेगा ऑब्वियसली। वो उसे लोन को रीपे करेगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 10 दिन 15 दिन के लिए। और ये उसे रीपे करेगा और ये ऑब्वियसली उसका जो कोलेटरल है वो उसे रिटर्न कर देगा। तो यही बेसिकली होता है रिपोजेशन। मतलब इसको इस तरीके से बोला जाता है कि एज इफ इसने ये कोलेटरल सेल किया है, ये कोलेटरल सेल किया है और फिर ये अपना कोलेटरल को रीपरचेज करेगा। रीपरचेज, तो इसे बोला जाता है रिपो या रीपरचेज। ओके, ये वाला पार्ट रीपरचेज हो गया। रीपरचेज, और ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी होगा जिस तरीके से एक नॉर्मल लोन में होता है। फाइन, तो इसको हम बोलते हैं रिपो। ये हमारा रिपोजेशन या रिपो हो जाता है। चलो अब मैं सम पे आता हूं, अब ये कॉन्सेप्ट समझेगा। बैंक इज इन नीड ऑफ फंड्स। बैंक एक को पैसे चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days। टू मीट दिस फाइनेंशियल नीड्स ऑन 20th September, बैंक ए enters into an agreement with bank B under which it will sell 10% government of India bonds on 1st January at rupees 5.65% for 8 crores। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड दिया है 10,000, मतलब जो हमारा बॉन्ड है उसका वैल्यू 8 crores का है। द क्लीन प्राइस ऑफ द सेम बॉन्ड इज है and the initial margin be 2% and the maturity date of the bond is 31st December 28। Consider 360 days in a year and the interest is payable annually। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला तो सिंपल है, ये जो है ये अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट एंटर्ड बिटवीन बैंक ए एंड बी विल बी कॉल्ड रीपर्चेज ऑप्शन। क्योंकि ये जो हम हमारा सिक्योरिटी देते हैं और बाद में उसे फिर से खरीदते हैं, मतलब बेसिकली हम जब लोन रीपे करेंगे तो हमारा सिक्योरिटी हमें फिर से वापस मिल जाएगा, उसी को रीपर्चेज ऑप्शन बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली लोन होता है। नेक्स्ट वन, डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल अप्रोक्सीमेटली बी। अब डर्टी प्राइस क्या होता है, सपोज मैंने कोई बॉन्ड मेरे पास, मैंने सिक्योरिटी में, सपोज मैं बैंक ए हूं और मैं सिक्योरिटी में मैं अपना बॉन्ड दे रहा हूं। ओके, मेरा जो बॉन्ड है उसका क्लीन प्राइस कितना है, उसका क्लीन प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है 9942। 10,000 उसका फेस वैल्यू है, 9942 क्लीन प्राइस है। क्लीन प्राइस मतलब उसका बेसिक प्राइस इंटरेस्ट छोड़ के, अक्रूड इंटरेस्ट छोड़ के हमारा, हमने लो ये जो बॉन्ड था ये हमने कब इशू हुआ था, ये 1st Jan को इशू हुआ था। इंटरेस्ट एनुअली पे हो रहा है और आज का डेट है 20th September 23। फाइन, तो देखो क्लीन प्राइस जो है वो होता है, व्हाट इज क्लीन प्राइस, डर्टी प्राइस पे आता है। व्हाट इज डर्टी प्राइस, डर्टी प्राइस होता है जो भी क्लीन प्राइस है, मतलब विदाउट इंटरेस्ट, जो प्योर मार्केट प्राइस है, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ये हम जो हमारा सिक्योरिटी, हम जो गवर्नमेंट ऑफ जीओआई का बॉन्ड्स दे रहे हैं उसका मार्केट प्राइस फाइन करने की। मार्केट प्राइस क्यों फाइन किया जाता है, मैं जो मार्केट प्राइस का दूंगा उसी के अकॉर्डिंगली ही मुझे तो लोन मिलेगा। मतलब अगर मेरा जो सिक्योरिटी है उसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे लोन मिलेगा। अगर मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड 50 लाख है तो 50 लाख के हिसाब से लोन मिलेगा। तो हमें मार्केट प्राइस फाइंड करना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस मतलब जो हमारा प्योर मार्केट प्राइस है प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, इन शॉर्ट मेरे बॉन्ड का टोटल वैल्यू। फाइन, तो ये लो इशू क्या था 1st Jan में, आज का डेट 20th September है। इसका मतलब इतने दिन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो जैन का 31 डेज, फेब का 28 डेज, मार्च का 31, अप्रैल 30, मई का 31 डेज, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर का 19 डेज लेंगे, क्योंकि 20th को हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं।
तो ये टोटल 262 डेज हो गया है। तो इतने डेज का इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे। ओके, तो ये क्लीन प्राइस हमारा है 9942 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट होगा, ध्यान रखना 10,000 पे फेस वैल्यू पे। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे बाई मिस्टेक 9942 लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बाई मिस्टेक 9942 लिखते हैं, बी केयरफुल। इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। तो 10,000 पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में, और 262 डिवाइड बाई 360 डेज इन ईयर लिखा है। तो इसे कैलकुलेट करो। तो 10,000 इंटू 10% इंटू 262 डिवाइड बाई 360 प्लस 9942, 10669.7, 10669.78, दैट इज 10,670। तो ये हो गया हमारा डर्टी प्राइस 10,670। मैं फिर से बताता हूँ डर्टी प्राइस का क्या मतलब होगा। देखो, ये कॉन्सेप्ट पे मैंने अलग से वीडियो डाला है, किसी को डिटेल में समझना है तो उस वीडियो में देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। ओके, आई होप कि सबे थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। फाइन, तो 10,670 हमारा डर्टी प्राइस हो गया। अब ये डर्टी प्राइस से क्या मिलेगा वो बताता हूँ। हमें मिलेगा लोन का अमाउंट। ओके, अगर आज मुझे लोन लेना है, जिसको फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट बोलते हैं, तो कितना मिलेगा। तो मेरा जो बॉन्ड है उसका हमें पहले मार्केट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो बॉन्ड का फेस वैल्यू है 8 करोड़, 10,000 रुपीज का बॉन्ड है। 8 करोड़ उसका फेस वैल्यू है टोटल, और एक बॉन्ड का फेस वैल्यू है 10,000। तो अगर मैं इंटू 10,670 करूं, तो मुझे मिलेगा मार्केट प्राइस, करेक्ट। 8 करोड़ डिवाइड बाय 10,000 क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, इंटू 10,670, ये मुझे मार्केट प्राइस मिलेगा। और क्वेश्चन में मार्जिन दिया है, देखो इनिशियल मार्जिन इज 2%। मार्जिन का मतलब क्या होता है, अगर मैं लोन लेने जाऊं तो बैंक मुझे 2% कट करके देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 लाख रुपीज का गोल्ड लेके जाता हूँ बैंक के पास, और बैंक को बोलूंगा मुझे लोन चाहिए, तो बैंक मुझे पूरा 1 लाख नहीं देगा। सपोज अगर बैंक मार्जिन चार्ज करता है 20%, तो मुझे बैंक देगा 80,000। तो 20% कट करके देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे मार्जिन 2% है, तो बैंक मुझे 2% कट करके देगा, मतलब 98% देगा। तो 8 करोड़ डिवाइड बाई 10,000 इंटू 10,670 इंटू 98%, तो ये आता है 8 करोड़ 36 लाख 52,800। हमें इस अमाउंट का लोन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 8 करोड़ 36 लाख 52,800 एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है, तो इन्होंने राउंड ऑफ किया है 200 इसको। 8 करोड़ 36 लाख 53,000 कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया 200 रुपीज। फाइन, तो ये हमारा लोन अमाउंट हो गया। आगे फिर उन्होंने पूछा है द सेकेंड लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेकेंड लेग मतलब बेसिकली रीपेमेंट, कि भाई हमने जो लोन लिया है उसे हम रीपे करेंगे कितने डेज में, 14 डेज में। तो हम क्या अमाउंट रीपे करेंगे, तो सिंपल है, हमसे क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है लोन पे। लोन पे इंटरेस्ट 5.65% है, तो उस पर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो रीपेमेंट, जिसको हम सेकेंड लेग ऑफ पेमेंट बोलते हैं, वो होगा जो भी मेरा लोन अमाउंट है 8 करोड़ 36 लाख 53,000 प्लस प्लस इस पे इंटरेस्ट 8 करोड़ 36 लाख 53,000 पे 5.65 रेट है। यस, 5.65, 5.65% फॉर 14 डेज, 360 डेज इन ईयर क्वेश्चन में लिखा है। फाइव, तो 8 करोड़ 36 लाख 53,000 पे 5.65% इंटू 14 डिवाइड बाई 360, तो वो इंटरेस्ट आ गया 1,83,804। इसको हम प्रिंसिपल पे ऐड करेंगे, 8 करोड़ 36 लाख 53,000, तो हमें मिलता है 8 करोड़ 38 लाख 36,804। ये होगा हमारा रीपेमेंट अमाउंट। आई थिंक फर्स्ट ये 838 36 804 फर्स्ट अमाउंट। द अमाउंट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट पर बॉन्ड शैल बी अप्रोक्सीमेटली, इन्हें पर बॉन्ड का इंटरेस्ट चाहिए, तो ये हमें ये मिल जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है हमारा, ये जो कैलकुलेशन है ये पर बॉन्ड है। 10,000 इंटू, बेसिकली हम इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 10,000 इंटू 10% इंटू 262 डिवाइड बाई 360, 727.7, 727.7, तो ये 728 हो जाएगा। दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड है, हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 9.98%, ये डिविडेंड है।
ऑन द यूनिट्स अंडर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब ये म्यूचुअल फंड का कौन सा प्लान है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें जो भी डिविडेंड मिलेगा उसे हम री इन्वेस्ट करेंगे, उससे हम और एडिशनल यूनिट्स खरीदेंगे. द इन्वेस्टर्स आर इशूड एडिशनल यूनिट्स फॉर द डिविडेंड एट द रेट ऑफ क्लोजिंग एनएवी फॉर द ईयर एज पर द कंडीशन ऑफ द स्कीम. ओके, द क्लोजिंग एनएवी वाज 24.95. ये हमारा क्लोजिंग एनएवी है on the last date. An investor, Mr. X, who is having 20,800 units at the year end, has made an investment in the units before the declaration of the dividend at the rate of opening NAV plus an entry load. Entry load मतलब एक टाइप का कमीशन हो गया, खरीदते वक्त हमें कमीशन देना पड़ेगा. The NAV has appreciated by 25% during the year. ये जो यूनिट्स दिया 20,800, ये कब का यूनिट्स है? ये है हमारा ईयर एंड का. ईयर एंड का मतलब हमें डिविडेंड मिला होगा, उस डिविडेंड को हमने री इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट करके हमें और डिविडेंड मिला और यूनिट्स मिला होगा. तो ये विद न्यू यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. क्वेश्चन में पूछा है द ओपनिंग एनएवी ऑफ द एएमसी शाल बी. सबसे पहले ओपनिंग एनएवी पूछा है, चलो कैलकुलेट करते हैं. एनएवी हैज अप्रिशिएटेड बाय 25%, मतलब अगर हमारा ओपनिंग एनएवी 100 था तो हमारा क्लोजिंग एनएवी 125 हो गया है. और क्वेश्चन में दिया है कि हमारा क्लोजिंग एनएवी है 24.95, तो हमारा ओपनिंग एनएवी कितना होगा? कैलकुलेट करो. 24.95 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो ये हो गया 19.96. दिस आंसर. ओके, ये आंसर है 19.96. नेक्स्ट पे आते हैं. द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड शाल बी. हमने कितना यूनिट्स खरीदा होगा? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैं बोलूंगा लेट द नंबर ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स बी एक्स. ये मेरा ओरिजिनल यूनिट्स है, मैंने ओरिजिनली एक्स यूनिट्स परचेज किया है. फाइन. फिर मुझे इस एक्स यूनिट्स, ये जो एक्स यूनिट है उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज दिया है क्वेश्चन में, तो इसका फेस वैल्यू कितना है? 10. तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया? 10x. और इस पर मुझे डिविडेंड कितना मिला होगा? 9.98%, जो यहां पे दिया गया 9.98%. तो दिस इंटू 9.98%, इतना मुझे डिविडेंड मिला है. तो x मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स है जो मैंने ओरिजिनली परचेज किया है, इंटू 10, मुझे इससे फेस वैल्यू मिलेगा. और उस फेस वैल्यू पे 9.98% मुझे डिविडेंड मिलेगा. ओके, तो ये मेरा टोटल डिविडेंड हो गया. अब इस डिविडेंड को अगर मैं मेरे एनएवी से डिवाइड करूं, जो कि है 24.95, क्योंकि ईयर एंड पे मिल रहा है, तो ये मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा. आई होप ये समझ रहा है सबको. एक्स मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स है, इंटू 10, इससे मुझे मिलेगा फेस वैल्यू, और उस फेस वैल्यू पे 9.98% मुझे डिविडेंड मिलेगा. तो ये जो न्यूमरेटर है ये मेरा रुपी अमाउंट है, रुपी कितना डिविडेंड मिलेगा, और उसे मैं डिवाइड करूंगा 24.95 से, जो मेरा एनएवी है एट द एंड ऑफ द ईयर. मैं इस रेट पे परचेज करूंगा, तो टोटल कितना हो गया यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स? 10 इंटू 9.98% डिवाइड बाई 24.95, तो 0.04x. इसका मतलब ये आंसर है 0.04x. अब मेरे पास पहले x तो था ही, अब मुझे और इतना ही न्यू यूनिट्स मिला. ये जो है, जो ब्रैकेट में डाल रहा हूं वो मेरा न्यू यूनिट्स है. और एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल हमारे पास 20,800 यूनिट्स है. तो ये मिला के है 20,800 यूनिट्स. तो ये हो गया 20,800 डिवाइड बाई 1.04, तो x हो गया 20,000. ओके, एक्स यूनिट्स ऑलरेडी था, और हमने कितना परचेज किया? जो भी डिविडेंड मिला उसे हमने री इन्वेस्ट किया. डिविडेंड कितना मिला? ये एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है, इंटू 10, ये फेस वैल्यू हो गया, और टोटल फेस वैल्यू पे 9.98%, ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड है. और इसे क्या रेट से परचेज करूंगा? जो एनएवी का रेट है ईयर एंड में, तो ये रेट, तो ये डिवाइड करके आंसर क्या मिलेगा? कितने यूनिट्स मिले, प्लस द ओरिजिनल यूनिट्स करेंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा विच इज 1.04x. और जो हमें दिया गया है 20,800. ओके, चलो, तो हमने बेसिकली 20,000 यूनिट्स ओरिजिनली परचेज किए थे. फिर ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शाल बी. अब ये तो सिंपल है, देखो 20,000 यूनिट्स है, और हमारा इनिशियल प्राइस क्या था? इनिशियल प्राइस था 19.96 एनएवी. हमारा इनिशियल प्राइस था 19.96. लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा गया कि हमें कुछ एंट्री लोड भी लगा है. देखो, एंट्री लोड ऑफ 0.04, तो वो भी ऐड करना होगा. एंट्री लोड इज बेसिकली ब्रोकरेज. इन शॉर्ट ये हो गया 19.96 प्लस 0.04, दैट इज 20 रुपीज इंटू 20,000.
तो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, हमारा इन्वेस्टमेंट था 4 lakhs। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपेंस रेशियो इज और आर करेक्ट। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जो म्यूचुअल फंड होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है, सपोज ये म्यूचुअल फंड है, तो वो म्यूचुअल फंड कस्टमर्स के पैसे, ये म्यूचुअल फंड है, ये डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स से पैसे लेगा और उसको आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो ये करने के लिए इसे कुछ तो एम्प्लॉयज रखना पड़ेगा, कुछ स्टाफ रखना पड़ेगा, कुछ मैनेजर्स रखने पड़ेंगे, कुछ एसेट रहेगा, उसके खर्चे होंगे। तो ये जो भी एक्सपेंसेस होगा, इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। और उसका जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है एक्सपेंस रेशियो। और ये एक्सपेंस रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? इसके कुछ कैप होते हैं कि म्यूचुअल फंड इससे ज्यादा एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकता है। और वो कैप होता है, ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये जो पैसे आ रहे हैं, दिस इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जो भी जितना भी पैसे आया, फॉर एग्जांपल मैं एक म्यूचुअल फंड हूँ, मुझे, मेरे पास, समझो एक सिंपल एग्जांपल, मेरे पास हर बंदे ने 1,000 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपीज। और ऐसे सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग, तो मेरे पास टोटल एयूएम क्या होगा? 1,00,000 रुपीज। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है, ये हमारा एयूएम पे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी मेरा एक्सपेंस है डिवाइड बाई एयूएम, जो भी मेरा एक्सपेंस होगा डिवाइड बाई एयूएम इंटू 100। इस तरीके से ये एयूएम कैलकुलेट, आई मीन एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन ने पूछा विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपेंस रेशियो इज और आर इनकरेक्ट। ओके, देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले मैं रीड करता हूं सेकंड, इट इंक्लूड्स एडवाइजरी फी, ट्रैवल कॉस्ट, रजिस्ट्रार फीस, कस्टोडियन फीस एक्सेट्रा। करेक्ट। जो भी मैनेजमेंट करने के लिए, ऑपरेशन के लिए जो भी खर्चे चाहिए वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है या ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। It includes brokerage cost for the trading of portfolios. It includes brokerage cost. तो brokerage cost में क्या होता है? देखिए, मैं अगर म्यूचुअल फंड हूं, मैं अगर म्यूचुअल फंड हूं, तो मैं दो तरीके के खर्चे करूंगा। कौन से दो तरीके के? एक, मेरे मैनेजमेंट फीस जो ऑपरेटिंग के कनेक्शन है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मुझे जो खर्चा चाहिए, म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए जो खर्चा लगेगा, वो सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, सो ऑन, जो भी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। दूसरा, मैं जब पैसे इन्वेस्ट करूंगा, ये स्टेज पे जब मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे दूसरे कंपनीज में जब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे भी तो मुझे खर्चे लगेंगे। कौन से एक्सपेंसेस? मैं जब शेयर बेचूंगा, खरीदूंगा, तो मुझे भी तो ब्रोकरेज लगेगा, तो मेरा ट्रेडिंग कॉस्ट हो जाता है। तो वो मैनेजमेंट एक्सपेंस फी में नहीं आता, वो दूसरे तरीके का कॉस्ट होता है। मैनेजमेंट में क्या आएगा? जो भी एक्सपेंसेस है एम्प्लॉय के कनेक्टेड या मैनेजमेंट के कनेक्टेड या बिजनेस चलाने के लिए, वो शेयर से परचेज करने के टाइम यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो जो ब्रोकरेज या जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी तरीके के एक्सपेंसेस, उसे वो एक्सपेंस रेशियो में नहीं आता है। तो ये इनकरेक्ट है। तो आंसर ये थर्ड तो है ही, दिस इज इनकरेक्ट, तो ये तो राइट है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। High expense ratio can seriously undermine the performance of mutual fund scheme. Definitely yes. For example, अगर मैं एक म्यूचुअल फंड हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड हूँ, ओके, मुझे कस्टमर्स ने पैसे दिए, मेरे कस्टमर्स ने, क्लाइंट्स ने मुझे पैसे दिए, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा बाहर दूसरे कंपनीज में। ओके, ये मेरा म्यूचुअल फंड है। अब मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे वहां से रिटर्न मिलेगा। सपोज मुझे नेट रिटर्न मिला से 8%, और और मैंने मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मेरा 1% है, तो 1% होगा तो मेरा नेट रिटर्न कितना हो जाएगा? 7%। और अगर मैं समझो 6% कमाता हूं और मेरा 1% हुआ तो मेरा 5%। या सपोज मैं 6% कमाता हूं और मेरा एक्सपेंस 2% हो गया है, तो मेरा रिटर्न, नेट रिटर्न 4% हो जाएगा। तो बेसिकली ड्यू टू एक्सपेंस मेरा रिटर्न कम दिखा पाऊंगा, मैं उतने इन्वेस्टर्स को मैं कम रिटर्न दे पाऊंगा। तो इसीलिए ये करेक्ट है। हाई एक्सपेंस रेशियो, अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो इट विल अंडरमाइन द परफॉर्मेंस। तो दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पर हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अब ये जो फर्स्ट वाला है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। डिबेटेबल है इन द सेंस, इट इज अ परसेंटेज ऑफ इनकम दैट वाज स्पेंट टू रन अ म्यूचुअल फंड। इट इज अ परसेंटेज ऑफ इनकम दैट वाज स्पेंट टू रन अ म्यूचुअल फंड। तो ये थोड़ा डिबेटेबल है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बोलना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्यों? ऐसा रीजन क्या है? देखिए, नॉर्मली जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो तो असेट पे निकलता है। तो फर्स्ट थिंकिंग पढ़ के लगता है कि नहीं भाई, ये तो, ये इनकरेक्ट है, इट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम दैट वाज स्पेंट टू रन अ म्यूचुअल फंड। क्योंकि हम इट इज नॉट परसेंटेज ऑफ इनकम, इट इज परसेंटेज ऑफ एसेट, इट इज परसेंटेज ऑफ एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास जो क्लाइंट के पैसे रहते हैं,
उस पर चार्ज किया जाता है। तो पहला इंप्रेशन देख के लगता है कि ये इनकरेक्ट है। इट इज नॉट परसेंटेज ऑफ इनकम, इट इज परसेंटेज ऑफ एसेट। लेकिन अगर इसको इस तरीके से सोचे, ये डिबेटेबल क्यों है, ये करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो पहला इंप्रेशन लगता है कि ये इनकरेक्ट है। अब दूसरा इंप्रेशन लगता है नहीं, शायद ये करेक्ट बोल रहा है। क्यों ऐसा? इट इज अ परसेंटेज ऑफ इनकम दैट वाज स्पेंट। मतलब क्या होता है, क्या होता है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। मतलब ये देखो, ये मैंने जो कमाया उसमें से ही ये कम हो जाता है, तो मेरे पास नेट रिटर्न कम बचेगा। तो इससे मेरा जो इनकम है वो कम होगा, इससे जो मेरा इनकम है वो कम हो जाएगा। तो इट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम, मतलब इनकम में से निकाला हुआ ये परसेंटेज है, उतना रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये करेक्ट भी लग रहा है। तो ये दोनों लग रहा है, ये करेक्ट भी लग रहा है, इनकरेक्ट भी लग रहा है। तो हम आईसीआई का सोल्यूशन है ओनली 3, तो इसको हम करेक्ट मान के चलते हैं। ओके, पर ये थोड़ा डिबेटेबल है, इसमें आर्ग्यूमेंट दोनों साइड है। कुछ लोग बोलेंगे करेक्ट, कुछ लोग बोलेंगे इनकरेक्ट। एज ऑफ नाउ दिस द सिनेरियो। ओके, और मतलब समझ लो कि एक्सपेंस रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, उसका जो कैलकुलेशन होता है, इट इज ऑन एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब अगर मैं म्यूचुअल फंड हूं तो मेरे पास क्लाइंट के जो टोटल अमाउंट पड़े उसको बोलते हैं एयूएम। फाइन, नेक्स्ट वन। डैश कंसिडर्स एंड यूजेस डाउनसाइड डिविएशन इंस्टेड ऑफ टोटल स्टैंडर्ड डिविएशन इन डिनोमिनेटर। ये करेक्टेड टू स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, शार्प रेशियो क्या होता है? शार्प रेशियो हमें पता है ऑब्वियसली। शार्प रेशियो होता है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। जो शार्प रेशियो है वो होता है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस आरएफ, रिस्क फ्री, अपॉन शार्प यूज करता है स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब टोटल स्टैंडर्ड डिविएशन। ट्रेनोर क्या करता है? रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री रेट अपॉन बीटा, ये बीटा यूज करता है। तो बचा क्या? एक्सपेंस रेशियो तो हो ही नहीं सकता है, तो बचा डी। इसका आंसर डी है। ओके, इसका आंसर डी है। हाँ, ये डी आंसर है। फाइन, चलिए ओके। पर एक बार मैं फिर से डाउनसाइड डिविएशन बता देता हूँ पहले। सॉर्टिनो, तो सॉर्टिनो का रेशियो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सॉर्टिनो का रेशियो क्या होता है? सेम न्यूमरेटर सेम है, आर एस माइनस आर एफ पूरा सेम है। खाली हम जब डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह पे डाउनसाइड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, डाउनसाइड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये डाउनसाइड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। देखिए, डाउनसाइड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म है। जैसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। सपोज मैं लेता हूं ये रिटर्न्स एक्स, रिटर्न है हमारे, समझो किसी फंड ने 10% रिटर्न अर्न करके दिया है, फिर 15% से, फिर 13%, फिर से 12%, और ये कितना हो गया? 10, 15, 13, 12, और से 20% रिटर्न अर्न करके दिया है। ओके, तो टोटल हो गया 70% रिटर्न। 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, 70%। अब हम नॉर्मली स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? हम पहले एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करते हैं, फिर हम एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर फाइंड करते हैं, इस तरीके से कुछ करते हैं, करेक्ट। और फिर हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, इस तरीके से करते हैं, करेक्ट। अब ये जो फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होता है। हम सीए में इसे एन डिवाइड बाय एन करते हैं, पर जब सीएफए और वो सब हायर लेवल करते हैं, तो उसमें जब सीएफए में जब किया जाता है तो वो ये माना जाता है कि भाई हम सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो n-1 से डिवाइड किया जाता है। अब हम ज्यादा इस फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, मुझे खाली सॉर्टिनो एक्सप्लेन करना है, तो ये फॉर्मूले में ज्यादा नहीं जाएंगे। पर जनरली ये बोला जाता है कि अगर हम सैंपल से निकाल रहे हैं तो सैंपल के केस में हमें n-1 से डिवाइड करना होता है, और पूरे पॉपुलेशन का निकालेंगे तो n से डिवाइड करते हैं। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट कॉन्सेप्ट, उसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। मुझे खाली सॉर्टिनो वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है। तो ये कैसे होता है? तो इसका पहले हम एवरेज रिटर्न निकालेंगे, तो एवरेज रिटर्न है 70/5 समेशन एक्स। 70% टोटल रिटर्न है, तो 14 हो गया। तो हम एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो 10-14 -4, 15-1, 15-14 1, 13-14, 12-14, 20-14, तो स्क्वायर निकालेंगे। अब हम जब स्क्वायर निकालेंगे ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में भी कंसिडर ऑल द स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो हम सब स्क्वायर कंसिडर करते हैं, करेक्ट। हम जब स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं हम तो सब स्क्वायर कंसिडर करते हैं। पर जब डाउनसाइड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो वी कंसिडर ओनली नेगेटिव्स। डाउनसाइड हम खाली डाउनसाइड वाला देखते हैं, तो ये नहीं कंसिडर करेंगे और ये भी नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 21। तो अब मुझे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, तो 21/5, यहां पे 5 काउंट करेंगे, भले ये 3 है, क्योंकि हमने कंसिडर तो सभी किया, कंसिडर हमने सब किया है।
और अगर ये वाला फॉर्मूला जो सीएफए में यूज करते हैं नॉर्मली सैंपल वाला, तो 21/4। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड, ये शॉर्टिनो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है। मतलब वहां भी ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा, डाउन साइड स्टैंडर्ड डिविएशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हम डाउन साइड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं एंड नॉट टोटल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये इस तरीके से चलता है। ओके, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे कभी कभी एक्स बार के जगह पे हम टारगेट भी लेते हैं। जैसा हम बोला जाता है कि टारगेट स्टैंडर्ड, टारगेट डाउन साइड डिविएशन। तो मुझे अगर समझो X% नहीं, मुझे देखना है कि मेरा 8% लेना है, तो मैं 8% भी ले सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री रेट के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर मुझे वो फाइंड करना है कि रिस्क फ्री के रेट के नीचे कितना जाएगा, तो वो होता है, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है, उसका मतलब कि मतलब एवरेज से 12% अप या डाउन दोनों हो सकते हैं। पर जब हम टारगेट डाउन साइड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं, डाउन साइड, तो उससे पता चलता है कि नीचे गिरने का कितना कितना चांसेस है, नीचे कितना गिरेगा। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, सपोज मेरा एवरेज है 14 और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन से फॉर एग्जाम्पल 10% है, तो हम ये बोलते हैं कि ये 24 भी हो सकता है और ये 4 भी हो सकता है, क्योंकि 10% मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है। पर मैं जब डाउन 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 साइड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करता हूँ, सपोज मेरा ये 14 है और डाउन साइड से 8%, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये गिरने का चांसेस है 6% तक। तो ये होता है डाउन साइड स्टैंडर्ड डिविएशन, जहां पे हम अपर साइड को इग्नोर करते हैं कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि हमें सेफ्टी देखना होता है, इसलिए डाउन साइड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया जाता है। ओके, ज्यादा नहीं बताता हूँ डाउन साइड के बारे में, हमें यहाँ पे जो करना था वो तो हो गया, दैट्स इट। अभी केस सिनेरियो 3 पे आते हैं। ये बहुत सिंपल केस सिनेरियो है। यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज अ 4 मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन। सबसे पहले तो ये कॉल ऑप्शन है ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर ₹10, ऑफ विच द करंट मार्केट प्राइस इज 132। करंट मार्केट प्राइस का जनरली कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हमें कॉल में देखना होता है कि एंड में मार्केट प्राइस क्या है। करंट मार्केट प्राइस का इग्नोर किया जाता है। एक्सरसाइज प्राइस इज 150। यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेंज बिटवीन 120 to 190 एंड द एक्सपेक्टेड प्राइस आर रिलेटेड प्रोबेबिलिटी इज गिवन बिलो। क्या पूछा है, पहले पूछा है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर एक्स एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, एक्सपेक्टेड प्राइस पूछा है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब एवरेज प्राइस, पर कौन सा एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज, जो प्रोबेबिलिटी दिया उससे मल्टीप्लाई करो। तो हम करेंगे 120 इंटू 0.05 प्लस 140 इंटू 0.2 प्लस 160 इंटू 0.5 प्लस 180 इंटू 0.1 प्लस 190 इंटू 0.15। तो इस तरीके से हमने टोटल एक्सपेक्टेड प्राइस फाइंड किया। एक्सपेक्टेड मतलब बेसिकली एवरेज होता है। जब भी एक्सपेक्टेड वर्ड आता है मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें फाइंड करना है, उसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हमें उसे उसका वेटेड एवरेज निकालना है। चल तो ये निकाले, कैलकुलेट करें। 120 इंटू 0.05, 140 इंटू 0.2, 160 इंटू 0.5, 180 इंटू 0.1 और फाइनली 190 इंटू 0.15। तो ये टोटल आ गया 160.5। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस। नेक्स्ट वन, सपोज द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने के बाद ये एक्सरसाइज प्रिवेल ही रहता है, आगे जाके एक्चुअल प्राइस 160.5 होता है। और ये तो कॉल ऑप्शन है, सबको पता है कॉल ऑप्शन में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा। मेरा एक्सरसाइज प्राइस है 150, एक्सरसाइज प्राइस है 150, तो प्राइस कितना बढ़ा, 10.5 ऊपर गया, तो उतना मेरा प्रॉफिट होगा। तो हमारे लिए प्रॉफिट ये है। सपोज द एक्सरसाइज, सॉरी सॉरी, इसमें लिखा है सपोज द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल, नॉट एक्सपेक्टेड। मैं एक्सपेक्टेड प्राइस दे रहा था। सपोज इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल, मतलब एंड में 160 नहीं, एंड में 150 ही है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 150 है एक्सरसाइज प्राइस है और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो भी 150 है, तो जीरो जीरो। ओके, मैं ये ले रहा था कि अगर एक्सपेक्टेड प्राइस प्रिवेल है तो क्या, इसमें लिखा है एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल, तो मतलब एंड में प्राइस 150 है, तो हमें ना फायदा ना नुकसान, कुछ नहीं होगा। इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मेच्योरिटी, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन शैल बी फाइंड। मतलब अगर हम एंड तक ये होल्ड करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन क्या होगा। बेसिकली हमें एक्सपेक्टेड वीसी फाइंड करना है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मतलब एक्सपेक्टेड वीसी। और वीसी क्या होता है, वीसी होता है प्रॉफिट। तो हमें करना क्या है, देखो अगर प्राइस 120 है, अगर प्राइस 120 है तो हमें कितना फायदा होगा, जीरो। क्योंकि कॉल ऑप्शन में कब फायदा होता है, जब वो 150 के ऊपर जाएगा। 140 है तो भी जीरो फायदा है। तो हमें फायदा यहां पे होगा, ये 3 केस में हमें फायदा होगा। तो अगर 160 हुआ और हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है 150, तो हमें फायदा कितना होगा 10। तो 10 इंटू 0.5, तो हमें फायदा होगा 10। तो 10
इंटू 0.5, ये एक ऑप्शन है। पहले दो में तो जीरो होगा, इसलिए जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा। इस दो सिनेरियो में तो हमें फायदा होगा ही नहीं, तो जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी करोगे तो जीरो ही होगा। फिर थर्ड सिनेरियो में हमें 10 का प्रॉफिट होगा, फोर्थ सिनेरियो में 180 है तो हमें 30 रुपीज का फायदा होगा, और जिसका चांस है 10%। और लास्ट में आई थिंक 190 है, तो जिसका चांस है 190, 190 मतलब 150 के ऊपर 40 रुपीज का फायदा होगा इंटू 0.15। तो 10 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.1 और 40 इंटू 0.15। तो हमारा टोटल फायदा है, 1 सेकेंड, 10 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.1, 40 इंटू 0.15, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 14 रुपीज। तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। फाइन। Next one, in the given different scenario of expected price of shares of X Limited at the time of maturity, the option shall be in the money in dash scenarios. In the money मतलब हमें फायदा कितने केसेस में होगा? तो हमें फायदा तब होगा जब हमारा एंड का प्राइस 150 हमारा एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन होता तो नीचे जाने पे फायदा है, कॉल ऑप्शन पे ऊपर जाने पे फायदा है। तो कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा जब प्राइस 150 के ऊपर होगा। तो हमें ये तीन सिनेरियो देखना है, हमें ये तीन सिनेरियो देखना है। अच्छा, जब हम इन द मनी देखते हैं तो हमने जो ओरिजिनली प्रीमियम पे किया जो कि ये 10 रुपीज है, उसे इग्नोर किया जाता है। हमें हमें पे ऑफ देखना होता है, हमें नेट पे ऑफ नहीं। मतलब हमें प्रॉफिट देखना होता है, नेट प्रॉफिट नहीं, एक टाइप का ग्रॉस प्रॉफिट देखना होता है। मतलब मुझे एक्सरसाइज करने पे कितना फायदा होगा वो देखना है, प्रीमियम तो हम पहले से देके बैठे हैं। तो इन द मनी डिसाइड करने के लिए इन शॉर्ट प्रीमियम को इग्नोर किया जाता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि चलो 160 का फायदा, 160 का प्राइस है तो 10 रुपीज का फायदा है, पर हमने 10 तो प्रीमियम भरा है तो प्रॉफिट जीरो हो गया, इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी डिसाइड करने के लिए हमें प्रीमियम को इग्नोर करना होता है। वो एक टाइप का प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, और नेट प्रॉफिट पूछा होगा तो प्रीमियम लेस किया जाता है, या नेट पे ऑफ पूछेंगे तो लेस करते हैं। तो तीन सिनेरियो जहां पे हमारा प्राइस 150 के ऊपर है, तो उन तीन सिनेरियो में हमें प्रॉफिट होगा। और लास्ट है, इन द गिवन डिफरेंट सिनेरियो ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस इन शेयर ऑफ एक्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, द ऑप्शन शैल बी एट द मनी इन डैश सिनेरियो। इन द मनी मतलब प्रॉफिट कब होगा, और आउट ऑफ द मनी लिखा मतलब लॉस। 150 के नीचे होगा तो लॉस होगा, ऑब्वियसली होल्डर एक्सरसाइज नहीं करेगा उसे, होल्डर एक्सरसाइज नहीं करेगा। एट द मनी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, वो कब होगा, जब हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है 150 वही मार्केट प्राइस हो। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है जहां पे मार्केट प्राइस 150 होगा, तो इसका मतलब ऐसा कोई सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। तो इन नन ऑफ द सिनेरियोस। राइट, आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया होगा। चलिए, एमसीक्यूज वी आर डन विद। एक मैं क्वेश्चन नंबर 1 ये ले लेता हूँ, आई थिंक बाकी सब सिंपल है। एक 1 ले लेता हूँ तो ये कवर हो जाएगा। वार, एज सच फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने वार के कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। यहाँ पे मैं थोड़ा समराइज बताऊंगा। किसी को डिटेल में पहले वार समझना है तो पहले वो वीडियो देखना होगा, और फिर यहाँ पे आएंगे। पर इस बार मैं ये क्वेश्चन के लिए मैं डायरेक्टली कराऊंगा। ओके, डायरेक्टली फॉर्मुला लेके कराता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका लॉजिक समझाया है, जो दूसरा वार के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा लॉजिक समझाया वार का। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट फॉर्मुला वाइज कराता हूँ। वार कैसे कैलकुलेट करते हैं? वार बेसिकली होता क्या है, वैल्यू एट रिस्क। मतलब हमारा कितना टोटल मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और उस वो होने का क्या परसेंटेज चांस है। जैसे कोई बोलता है कि भाई मेरा लॉस होगा 5 लाख रुपया, पर वो मैक्सिमम लॉस है, और उसका आई एम 95% श्योर कि उसके ऊपर लॉस नहीं जाएगा, तो दैट इज वैल्यू एट रिस्क। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन इन रुपीज ऑफ 1 डे, स्टैंडर्ड डिविएशन इन रुपीज ऑफ 1 डे, एक दिन में क्या स्टैंडर्ड डिविएशन होगा इन रुपीज, इनटू मुझे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए 99%, 95%, जो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस, जैसे कि अगर ये सब में देखेंगे तो लिखा गया 99% कॉन्फिडेंस, तो ये हो जाएगा 99% कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, और इनटू जेड स्कोर, जेड स्कोर। ओके, फाइन। जितना हायर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए उतना हायर जेड स्कोर होता है, ये ओके। और इनटू, ये हमें 1 डे का मिलेगा, इनटू रूट टी, इंटू रूट टी, सॉरी ये 99% यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, फॉर्मूला में ऐसा आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 डे का, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 डे का इंटू इंटू जेड स्कोर, इंटू जेड स्कोर। जितना हायर कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, 99% चाहिए, तो जेड स्कोर बड़ा हो जाता है, और इंटू रूट टी जितने दिन का चाहिए होता है। ओके, चलो फाइन, मैं आता हूं। तो ये फॉर्मूला वाइज देखना, तो ये है आगे। On Tuesday morning, before opening of the capital market, an investor, while going through his bank statement, has observed that an amount of 7 lakh is lying in his bank account. उसके अकाउंट में 7 lakhs है,
द अमाउंट दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम ट्यूसडे टिल फ्राइडे। तो ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे हमारे पास 4 दिन के लिए ये अवेलेबल है, 4 डेज के लिए ये पैसा पड़ा है। द बैंक रिक्वायर्स अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 1000, विच मीन्स हमें 1000 तो रखना ही है, उसके नीचे हमारा बैंक बैलेंस नहीं हो सकता है। The investor decides to take a maximum possible exposure in the market where value at risk should not exceed the balance lying in the bank balance। हमारा जो लॉस है वैल्यू एट रिस्क, वो जो बैंक बैलेंस है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सेम मार्केट इज 1.5% पर डे और रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल 99% है। हमारे पास बैंक में कितना पैसे पड़े, 7 lakhs, उसमें से 1000 तो हमें रखने हैं, तो मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है 6,99,000, क्योंकि बैंक बोल रहा है भाई 1000 तो रखो। और ये ओके, क्वेश्चन में ये देखो, ये एक बार आगे देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटीज दिया गया, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोजर इन्वेस्टर कैन टेक इन द मार्केट, मतलब कितने का टोटल वो खरीद सकता है, कितने का पोर्टफोलियो वो खरीद सकता है, 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, कितने का ले सकता है। तो हम बोलेंगे लेट द इन्वेस्टमेंट बी ऑफ एक्स करोड़ या एक्स अमाउंट, लेट द इन्वेस्टमेंट बी एक्स अमाउंट। जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैं पोर्टफोलियो में पोजीशन ले रहा हूं, वो एक्स का है। वो अब उसमें डिविएशन के क्या चांस है, 1.5%। एक्स है, उसका डिविएशन का चांस है 1.5%। ओके, और जेड स्कोर क्या है, अच्छा पहले टी ले लेते, टी जो दिया है 4 दिन, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो अंडर रूट टी। ये अंडर रूट क्यों होता है वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि टी हम अंडर रूट क्यों लेते हैं। फाइन, तो ये टी फिलहाल टी होता है टाइम, नंबर ऑफ डेज 4 days। और जेड स्कोर डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द परसेंटेज। 99% मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, तो यहाँ पे देखो 99% कहाँ पे आ रहा है, तो 99% हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखो सबसे क्लोज है 9901। तो ये जो 9901 है, यहाँ पे हमारे वैल्यूज क्या है, 2.3 और ये 0.03। 2.3 एंड 0.03, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा 2.33। तो ये होता है जेड स्कोर। हाँ, 2.33, दैट्स इट। इससे सॉल्व करो तुम्हें एक्स मिल जाएगा। 6,99,000 डिवाइड बाई 1.5% डिवाइड बाई 2.33 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया है 1 करोड़। तो 1 करोड़, तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपोजर। मतलब मैं 1 करोड़ का यहाँ पे खरीद सकता हूँ पोर्टफोलियो। मेरा बैंक बैलेंस अगर मुझे चाहिए कि मेरा लॉस मेरे बैंक बैलेंस से नीचे नहीं जाए, तो दिस मच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो, बाय।